स्थल क्षेत्र में भ्रंश की पहचान। स्थल क्षेत्र में भ्रंश की पहचान है, उसको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट। दोनों का अर्थ एक ही है। कभी कभी क्राइटेरिया शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्राइटेरिया मतलब किन किन आधारों पर हम फील्ड में पहचान सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन यानी पहचान के कौन कौन से क्राइटेरिया है। आप इसका सब समझते क्राइटेरिया यानी वो कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पर पहचानते हैं कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। आगे समझो क्राइटेरिया। ओके, तो ये हम स्थल क्षेत्र में कैसे पहचानते हैं और नक्शे में कैसे पहचानते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। पहला बिंदु है डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता और डिसकंटिन्यू मतलब अचानक समाप्त होना। ठीक है ना। तो किसी संस्था या संरचना की अचानक विलुप्ति या समाप्त होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यदि हम फील्ड में देख रहे हैं कि ये चट्टाने हैं, ये पत्थर, इसका हमें ये सिंबल ये रखा और क्योंकि यहाँ फॉल्टिंग हुई है तो ये तो बेड सकती यहाँ आ गया। क्लियर। कोई ये जो बेड है या कोई स्ट्रक्चर है या लीनिएशन है या फॉलिएशन है, कोई भी संरचना हो या बेड हो, ये बेड हमको लगा यहाँ तक कंटिन्यू था, यहाँ आकर अचानक समाप्त हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। अच्छा भाई यहाँ ये है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ये वाला बेड था, ये इसके ऊपर ये वाला बेड होगा, इसके ऊपर फिर ये बेड था, तो यहाँ ये बेड आ गया। तो देख रहे हैं ये जो बेड है ये अचानक समाप्त हो रहे हैं, डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। तो कोई शस्त्र अचानक कहीं जाके समाप्त हो जाए, इसका मतलब ये है कि वहाँ फॉल्टिंग हुई है, वो बेड खिसक के नीचे चला गया है या ऊपर चला गया है। क्लियर है, डिसकंटिन्यू हुआ ना। अगर ये फॉल्टिंग ना हुई होती तो ये बेड पूरा बनता इस तरह से। ठीक है ना। और क्योंकि फॉल्टिंग हुई है अब ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये जो यहाँ चला गया है, हमें नहीं मालूम कितनी गहराई पे चला गया है, सरफेस पे नहीं दिख रहा। तो किसी बेड का या संस्था का या किसी संरचना का अचानक विलोपन होना, डिसकंटिन्यू होना, ये भ्रंश का सूचक है। क्लियर। दूसरा है रिपीटिशन। किसी संस्था या संरचना की पुनरावृत्ति हो या उसका ओमिशन हो। ओमिशन है, ओमिशन का मतलब ही गायब होना है, पुनरावृत्ति या गायब होना। और गायब हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू का है गायब, विलुप्त, हटना, हटना। ओमिशन बना है, देखते हैं OMIT, ओमिट। ओमिट मतलब हटाना, ओमिट यानी हटाना, ओमिटेड, इसे हटा दो। ये वर्ब है, ओमिट यानी हटाना, ये क्रिया है। ओमिट का जो नाउन है वो होता है ओमिशन। ठीक, अंग्रेजी एक शब्द सीख गया, ओमिट है ना। ओमिट, इसको हटा दो, ओमिटेड। तो हटाना ओमिट क्रिया है, उसका नाउन ओमिशन। जैसे रिपीट, ये किससे बना है, रिपीट, ये क्रिया है, दोहराना, और इसी का नाम क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। और यहाँ ये भी चेंज होता है, रिपीटिशन ए भी हट जाता है। तो रिपीट से बना रिपीटिशन और ओमिट से बना ओमिशन। ओमिट यानी हटाना, हटना। ठीक है ना। तो यदि संस्करणों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वह भी, वो फोल्डिंग का भी सूचक है और फॉल्टिंग का भी सूचक है, याद रखिएगा। संस्करणों की पुनरावृत्ति होना ये फोल्डिंग का भी सूचक है और फॉल्टिंग का भी सूचक है। ठीक है ना। तो रिपीटिशन होना और ओमिशन होना, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना,
ये जो बेड है ये डिसकंटिन्यू भी हुआ है और ये ओमिशन भी हुआ है, गायब भी हुआ है, दोनों बात एक ही है। तो यदि शास्त्रों की पुनरावृत्ति होती है तो भी वो सूचक है, जैसे बताऊंगे चित्र के माध्यम से कि ये एक बेड है, इसका मैंने ये संकेत दे दिया, एक ये बेड है, इसका मैंने ये संकेत दे दिया, एक ये बेड है, मैंने इसका ये संकेत दे दिया, और उसके बाद में फिर ये बेड आया, फिर ये बेड आया और फिर ये बेड आया। आप देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये बेड यहाँ आ रहा है, ये बेड यहाँ आ रहा है, ये वाला बेड यहाँ आ रहा है, रिपीटिंग कहाँ हो रहा है, रिपीटिशन इस पर आके हो रहा है, देखना ये यहाँ से ये हो गया, ये आ गया, तो ये आ गया, इसका मतलब ये जो है ये फॉल्ट प्लेन हो सकता है। फोल्डिंग में भी रिपीटिशन होता है मगर फॉल्टिंग में भी हो सकता है, क्लियर है। अब ये होगा कब, इसका डिप भी इस तरफ है और इसका डिप भी इस तरफ है, वो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। ये सिंपल बना का मतलब हम कल पढ़ चुके हैं, ये स्ट्राइक है, ये डिप है, और यहाँ लिखा है 30 डिग्री, मतलब ये जो बेड है इनकी स्ट्राइक ये है और डिप इस तरफ है, इनकी स्ट्राइक ये है और डिप इस तरफ है 30 डिग्री, राइट। अब बता सकते हैं कैसे हो सकता है ये रिपीटिशन, कैसे हुआ है। तो मैं इसको, ये तो समझने वाले चित्र हैं, ये होगा क्योंकि राइट साइड में 30 डिग्री झुके हुए हैं, मतलब ये कुछ प्रोफाइल बनाई है, तो ये बेड है, ये वाला, फिर ये बेड है, फिर ये बेड है, राइट। और इसका मतलब ये तो फॉल्ट प्लेन है एफ है, तो ये कहीं ऊपर जाके एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा फर्क आएगा, ये फिर वही बेड आ गया, फिर ये आ गया, तो ये कहीं नीचे जाके मिलेंगे ना, फॉल्ट के नीचे जाके कहीं मिलेंगे, रिपीटिशन देखा कि नहीं, देखना ये आएगा, ये आएगा, या ऊपर जाके कहीं मिलेंगे। मैं आपको जो मैप कराएंगे ज्योलॉजिकल मैप, उसमें रिपीटिशन आएगा। तो अगर संस्करणों की पुनरावृत्ति होती है, याद रखना पुनरावृत्ति फोल्डिंग के कारण भी होती है और फॉल्टिंग के कारण भी होती है। फोल्डिंग के कारण जानते कैसे होगी पुनरावृत्ति, हम ये जानते हैं कि ये एंटीक्लाइनल, अगर हम ये फोल्ड एंटीक्लाइनल है, देखें ये बेड है, ये है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन आया आप देख रहे हैं क्या आया, ये डी है, तो बी सी डी ए, फिर ये क्या आया, बी सी को रिपीट हो रहा था, है ना, तो एंटीक्लाइनल फोल्ड या सिंक्लाइनल फोल्ड उसका रिपीटिशन होता है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है, संस्करणों का रिपीट होना या गायब होना, डिसकंटिन्यू होना या ओमिशन होना, ये सूचक है। तीसरा है भ्रंश तल की विशिष्ट विशेषताएं, भ्रंश तल की विशिष्ट विशेषताएं, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फॉल्ट प्लेन, माने वो विशेषताएं जो फॉल्ट प्लेन पर ही हो सकती है और कहीं नहीं होगी। तो अगर उनमें से कोई भी विशेषता मिल रही है, इसका मतलब वो प्लेन एक फॉल्ट प्लेन है। क्या लिख रहे हैं हम, फॉल्ट प्लेन की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो हमें फील्ड में चित्र हम जैसे बना देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो आसान है, हमने लाइन खींच दी और एफ लिख दिया, मगर फील्ड में इतना आसान नहीं होता, क्लियर ना। तो हम क्या ढूंढेंगे, क्योंकि अगर फॉल्टिंग हुई है, आग लगी है, तो राख तो मिलना चाहिए ना, कोयला मिलना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर फॉल्टिंग हुई है तो घर्षण होगा, क्योंकि दो भारी भारी शेल खंड एक दूसरे के विरुद्ध खिसकेंगे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में। और जैसे आटे की चक्की में दो पार्ट के बीच में गेहूं पिसता है, कैसा गेहूं पिसता है, दलिया भी बनता है उसमें मोटा, उसमें रवा भी बनता है, उसमें आटा भी बनता है और उसमें मैदा भी बनता है ना। तो ये
अगर फॉल्टिंग हुई है तो फॉल्ट प्लेन हुआ है तो फॉल्ट प्लेन पे दो विपरीत शैलखंड एक दूसरे के विरुद्ध विस्थापित हुए हैं तो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो कोई विशेषताएं बनेगी, है ना। ओके, कौन कौन सी विशेषता हो सकती है? नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वो है सिलिकॉन साइड्स का मिलना, इसको हम सिलिकॉन लाइन भी बोलते हैं। और यदि हमें सिलिकॉन साइड्स या सिलिकॉन लाइंस मिलती हैं, सिलिकॉन साइड्स या सिलिकॉन लाइंस, सिलिकॉन, इसका हिंदी में एक शब्द मैंने हिंदी किताब में सीखा है, अगर आप सिलेक्शन पारसिका सिलेक्शन पारसिका, अब क्या मतलब है आप जानते हो अपनी भाषा? सिलेक्शन पारसिका जगह बता दूं कि क्या होता है। ये वो ब्लॉक है नीचे वाला, ये फॉल्ट प्लेन है, तो फॉल्ट प्लेन के जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो खिसक गया है, खिसका है, तो जाहिर है इस पर इस तरह के खरोंच के निशान मिलेंगे ना। दो चीजें ऐसे लगाएंगी, विस्थापन दिशा में क्या बनेगा? खरोंच के निशान बनेगा, बनेगा खरोंच के निशान, क्यों बनेंगे? दोनों ब्लॉक के बीच में कोई हार्ड मेंबर है तो हार्ड मेंबर एक लाइन खींचता हो जाएगा ना, क्या बनेगी? खरोंच के निशान। इन खरोंच के निशानों को हम क्या कहते हैं? ये जो है इस खरोंच कहते हैं, इन्हीं को अंग्रेजी में स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो ये जो खरोंच जैसे निशान हैं जो विस्थापन की दिशा के सूचक होते हैं, इन खरोंच के निशानों को ही सिलिकॉन साइड्स या सिलिकॉन लाइंस या स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो यदि किसी प्लेन पर इस तरह के खरोंच के निशान, जिन्हें स्ट्राइएशंस कहते हैं, जिन्हें सिलिकॉन साइड्स कहते हैं, सिलिकॉन साइड दरअसल प्लेन है जिस पर ये मिलते हैं और उनको लाइनों को हम सिलिकॉन लाइन कहते हैं, तो ये कहलाएंगे सिलिकॉन लाइन, और इसी को हम कहते हैं सिलिकॉन साइड्स। ये सतह, वह सतह जिस पर ये लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं सिलिकॉन लाइंस, पर कॉमनली सिलिकॉन साइड्स भी कहते हैं। सिनोनिमस है, सिलिकॉन साइड्स प्लेन है और सिलिकॉन लाइन लीनियर है। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो खरोंच के निशान हैं, जो किसके सूचक हैं? विस्थापन के। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। इन लाइनों को जो फॉल्ट प्लेन के ही सूचक हैं, तो यदि हमें किसी प्लेन पर इस तरह की सिलिकॉन लाइंस मिलती हैं, खरोंच के निशान मिलते हैं, तो वो विस्थापन का सूचक है, और विस्थापन किसमें होता है? फॉल्टिंग में होता है। अब विस्थापन लेफ्ट टू राइट हुआ है या राइट टू लेफ्ट हुआ है, ये बताना मुश्किल है सिलिकॉन लाइंस से। तो इस पर इन सिलिकॉन लाइंस के लंबवत इस तरह के उभार मिलते हैं। सिलिकॉन लाइंस के लंबवत एक तरफ ये स्मूथ होते हैं और एक तरफ ये खड़ा ढाल दिखाते हैं। ये मैंने राइट साइड में इसमें खड़ा दिखाया है, ये कुछ मिलीमीटर ऊंचे होते हैं, दिखा है क्या? सिलिकॉन लाइंस के लंबवत छोटे छोटे इस तरह के होते हैं। और इसका मतलब है जिधर मैंने ये हैशोर बनाया है, हैशोर जानते हैं आप? हैशोर्स, HSCHURES, हैशोर्स। जब हम कोई फिगर बनाते हैं, फर्स्ट करिए हमको उठा हुआ चित्र बनाना है 2 डायमेंशन में, हम क्या बनेंगे? हम बाहर की तरफ इसमें लाइनें खींच देंगे ताकि अब ये लगेगा ये उठा हुआ बन रहा है। यदि हमको ये गड्ढा बनाना है, हम क्या करेंगे? इसमें हम अंदर की तरफ लाइनें बना देंगे। अब ये ऐसा लगेगा कि ये डिप्रेशन जैसा है, गहराई का एहसास होता है, हुआ नहीं हुआ? एक गहराई का एहसास दिला रहा है और एक उठा हुआ एहसास बना रहा है। किससे बनाया है? हम ये जो लाइनें बनाते हैं, इन लाइनों क्या कहते हैं? हम हैशोर्स, जो 2 डायमेंशन में 3D का इफेक्ट देते हैं। अब इसमें कौन सा उठा हुआ लग रहा है? ये वाला उठा हुआ लग रहा है, ये ऐसा दिख रहा है ना? किसकी वजह से? ये लाइनें। तो ये जो लाइन है, इसका मतलब यहाँ उठा हुआ है, तो एक तरफ यदि हम इस पर उंगली फेरेंगे तो इधर से ये स्मूथ लगेगा और इधर से हम फेरेंगे तो ये उभार आएगा, फिर उभार आएगा, फिर आएगा। एक तरफ स्मूथ होगा और एक तरफ उभार फील करेंगे आप। तो विस्थापन किधर हुआ? जिधर हम स्मूथ फील करते हैं, तो ये विस्थापन लेफ्ट टू राइट हुआ है ना? किसकी तरफ से?
ये जो इनको हम कहते हैं, ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं स्टेप्स। क्या कहते हैं इनको? स्टेप्स। तो स्टेप्स दरअसल सिलिकॉन लाइंस के लंबवत छोटे छोटे ओभार होते हैं, रिजेस होते हैं, एक साइड में स्मूथ होते हैं तो दूसरी साइड में रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं। तो जिधर स्मूथ है उधर विस्थापन हुआ है। हमने ये स्मूथनेस दिखाने के लिए क्या बनाया? हैशर्ट्स बना दिए। इसका मतलब इधर से पढ़ेंगे तो ये ओभार फील करेंगे आप, रफ होगा, और इधर से उंगली घुमाएंगे तो ये स्मूथ आएगा। क्लियर? तो विस्थापन किधर हुआ? लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट हमारा ईस्ट में और राइट हमारा वेस्ट में है, तो विस्थापन किधर हुआ? ईस्ट से वेस्ट है ना। तो ये जो स्ट्राइसेंस मिलते हैं, इन स्ट्राइसेंस को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन लाइंस। कभी कभी उसी को सिलिकॉन साइट्स भी कहते हैं, राइट। इन्हीं को स्ट्राइसेंस कहते हैं। और इनके लंबवत जो छोटे ओभार होते हैं उनको स्टेप्स कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें, सिलिकॉन लाइंस विस्थापन की सूचक होती हैं, मगर डायरेक्शन की ज्ञात नहीं होता, इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ, वो पहचान पाते हम स्टेप्स की सहायता से, राइट। सर वेस्ट टू ईस्ट होगी क्या? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हो गया, मतलब यहाँ से। अरे मैं यहाँ बात कर रहा था, ये ईस्ट वेस्ट का तो इधर नहीं है, और यहाँ वेस्ट टू ईस्ट हो गया। ओके, चलिए। एक तो यदि सिलिकॉन साइट्स या सिलिकॉन लाइंस का होना क्या किसका सूचक है? केवल फॉल्ट प्लेन का, और कोई संरचना है ही नहीं जिसमें स्ट्राइसेंस या सिलिकॉन लाइंस बनती, राइट। दूसरा, ये जो है, जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स वही काम करते हैं जो रोज मोटेनिस करते हैं। ये नाम सुना है? रोज मोटेनिस, रोज मुटोनी, नाम सुना है? रोज मुटोनी, जिसको कहते हैं भेड़ पीठ, कुछ कहते हैं ना, भेड़ चाले, भेड़ पीठ, भेड़ पीठिका। तो ये संरचना मिलती है ग्लेशियर्स में, हिमनदों में, और होती ऐसी, एक तरफ स्मूथ स्लोप होता है, एक तरफ खड़ा स्लोप होता है। तो ये जिधर स्मूथ स्लोप है, ये मतलब वो जो ग्लेशियर है वो लेफ्ट से राइट बना है। तो ये जो मिलता है ग्लेशियर के रास्ते में, हिमनद के रास्ते में, ये जो उभार है, एक तरफ जेंटल स्लोप वाले हैं, एक तरफ फ्लैट ढाल वाले हैं, इन विशेषताओं को कहते हैं रोज मुटोनी। ये ठीक वैसा ही है, एक तरफ ये स्मूथ है और दूसरी तरफ से वो रफ है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये ग्लेशियल क्षेत्रों में मिलने वाले रोस मुटोनी के समान होते हैं। तो ये भी ग्लेशियर के बहाव की दिशा के सूचक है, और ये विस्थापन की दिशा के सूचक है। सीख लो एक शब्द, रोस मुटोनी। दूसरा है चलिए वो अलग है, फेदर बर्ड्स। दूसरा ब्रेसिया, अकरेंस ऑफ ब्रेसिया, माइलोनाइट, ब्रेसिया एंड माइलोनाइट। प्रेजेंस ऑफ ब्रेसिया एंड माइलोनाइट, ब्रेसिया और माइलोनाइट की उपस्थिति। ब्रेसिया ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रेसिया एंड माइलोनाइट। बी नहीं है वो, बी का मतलब नहीं है, ये नीचे लिखा है मैंने, ये ऊपर लिखा होता तो मैं ऐसा बना देता, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ नकल करते हैं ब्लैक बोर्ड का, ये क्यों बनाया नीचे ऊपर, मतलब वो चीज नीचे लिखी है इसलिए, प्रेजेंस ऑफ ब्रेसिया एंड माइलोनाइट। तो ब्रेसिया और माइलोनाइट की भी उपस्थिति मिलती है। ब्रेसिया है दरअसल दलिया, और माइलोनाइट है मैदा, है ना। दलिया और मैदा ये कहाँ बनते हैं? दो पार्टों के बीच में। तो फॉल्ट में दो फॉल्ट है ना, हैंगिंग वॉल, फुटबॉल, दो पार्ट है ना। तो फ्रिक्शन के कारण दोनों के बीच में जो रॉक मटेरियल है वो पिसेगा ना। तो जब पिसेगा तो एक तो बनेंगे जिसमें नुकीले कण होंगे, बड़े बड़े होंगे ना, बड़े बड़े नुकीले कण दलिया में जैसे होते हैं, और बाकी कुछ मटेरियल ज्यादा पिस जाएगा, राइट, होगा ना, नुकीले कण ये होंगे, और बाकी ये ज्यादा पिसा हुआ। तो ऐसा मटेरियल जिसमें नुकीले जो कण है वो बड़े होते हैं, और बाकी पिसा हुआ मटेरियल है, इसको कहते हैं ब्रेसिया, राइट। और यही यदि और दूर तक पिसता तो दलिया के बाद में क्या बनता? सूजी बनती,
फिर आटा बनता, तो वो जो सूजी और आटा है वो माइक्रोलाइट है, जो पिसा हुआ मटेरियल है। तो जो शेल की चट्टानें हैं वो पिस जाती हैं, ग्राइंड हो जाती हैं, उस पिसे हुए पदार्थ को कहते हैं माइक्रोलाइट। तो यदि फॉल्ट प्लेन पर इस तरह का मटेरियल मिल रहा है, पिसा हुआ मटेरियल, इसका मतलब वो विस्थापन का सूचक है। तो ब्रेक्शिया का मिलना दलिया और माइक्रोलाइट का मिलना मतलब सूजी या आटा, राइट, बिल्कुल पिसा हुआ मटेरियल। तो वैसे तो मटेरियल पिस नहीं सकता सिवाय घर्षण हुआ होगा, तो ये इनका मिलना ये फॉल्ट प्लेन का सूचक है। ये हो गया तीसरा। चौथा है ये फॉल्ट प्लेन का नहीं, फॉल्ट प्लेन के लिए दो विशेषताएं होंगी। नंबर 1 क्या था, सिलिकॉन लाइंस, स्टेप्स, और क्या लिखा था तीसरा, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये नंबर 3 था ना, 3 में हमने कितने लिखाए, 2 लिखवाए। अब चौथा पॉइंट, यदि हमें किसी प्लेन पर ज्यादा सिलिसिफिकेशन मिलता है, सिलिकाकरण मिलता है या खनिजीकरण है, सिलिसिफिकेशन यानी सिलिकाकरण और खनिजीकरण किसी फ्रैक्चर में, किसी रप्चर में मिलता है, तो वो भी फॉल्ट प्लेन का सूचक हो सकता है, नॉट नेसेसरी। याद रखना, सिलिसिफिकेशन मतलब सिलिकाकरण, मिनरलाइजेशन यानी खनिजीकरण। क्यों हुआ ये सिलिसिफिकेशन और खनिजीकरण? वो पानी, वो लिक्विड जिसमें सॉल्ट घुले हुए हैं, वो कहाँ घुसेगा, दरारों में। कहाँ घुसेगा वो पानी, चट्टानों की दरारों में। तो फॉल्ट प्लेन क्या है, दरार है ना, क्या है, रप्चर ही तो है ना। तो ये जो लिक्विड है वो बाद में सॉलिडिफाई होगा ना, तो यदि उसमें कुछ सॉल्ट है तो वो सॉल्ट का डिपोजिशन होगा, जो नए मिनरल्स बनेंगे या सिर्फ सिलिका बनेगा। तो सिलिका का बनना या नए नए खनिजों का बनना किसी प्लेन पर किसका सूचक है, फ्रैक्चर का या रप्चर का। और फॉल्ट भी एक रप्चर है, तो सिलिकाकरण होना या खनिजीकरण होना किसी प्लेन पर वो फॉल्ट का सूचक हो सकता है, नॉट नेसेसरली। जॉइंट भी एक फॉल्ट है, फ्रैक्चर भी है, मतलब जॉइंट भी है, जॉइंट में भी वो जा सकता है, पर जॉइंट में तो कोई विस्थापन नहीं हुआ। फ्रैक्चर में भी जा सकता है, उसमें तो कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो चूंकि वो दरारों में घुसता है और फॉल्ट भी एक तरह का रप्चर है, तो वह संभव है कि फॉल्ट हो। तो सिर्फ एक क्या आधार नहीं पहचानना, फिर हम देखेंगे खास बातें। आग लगी है तो राख मिलना चाहिए, वो को सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा हो गया, जो फॉल्ट प्लेन के सूचक है, राइट। ये एडिशनल है। पांचवा, हाँ, ड्रैग। ये इंपॉर्टेंट है, ड्रैग। ये हमको फील्ड में दिख सकता है। ड्रैग में ये फॉल्ट प्लेन है, तो जो ये जो फुटबॉल वाला जो बैट है, फुटबॉल वाले जो बैट है, दे ड्रैग डाउन, और जो हैंगिंग वाले जो में है, याद रखना ये हैंगिंग बॉल है, ये फुटबॉल। कुछ फर्क दिख रहा है? ये क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, इसको मैंने नीचे की तरफ मोड़ा है। हाँ, ये कर्व दिख रहा है ना, ये मैंने सीधा सीधा नहीं जोड़ा, ऐसा नहीं बनाया है। अभी तक हम ऐसे बना रहे थे, हमने क्या किया, इसको ड्रैग किया। ड्रैग मतलब खींचना, राइट। तो ड्रैग वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने तीर का निशान नहीं लगाया है, ये नहीं बताया कि विस्थापन किधर हुआ है। तो हमेशा ये जो हैंगिंग वॉल में है, अगर ये मुड़ाव है, दिख रहा है ये कर्वेचर, देखना कर्वेचर किधर है, ऊपर की तरफ कौन केव है ना ये। तो ये जो ऊपर की तरफ ड्रैग हमेशा हैंगिंग बॉल में होता है और नीचे की तरफ ड्रैग हमेशा फुटबॉल में होता है। अब हम कहेंगे कि ये फुटबॉल है और ये हैंगिंग बॉल है, तो ये निशान लगेगा इस तरफ, हैंगिंग बॉल नीचे भी है और ये निशान लगेगा ऊपर। बात समझा नहीं? तो जब भी फुटबॉल नीचे की ओर हुए, इसका मतलब इसका विस्थापन ऊपर की ओर हुआ है, और हैंगिंग बॉल में ड्रैग ऊपर की तरफ है, उसका विस्थापन नीचे की ओर हुआ है। तो हम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं ड्रैग के आधार पर। तो इसको हम कहते हैं ड्रैग। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण
हैंगिंग वॉल के जो बेड हैं स्लाइटली ऊपर की तरफ कर्व हो जाते हैं और फुटबॉल के नीचे की तरफ कर्व हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं ड्रैग, राइट। और एग्जांपल बताऊं ड्रैग का, ये दिख रही है ना, इसकी शर्ट ठीक है ना, मगर मैंने ऐसे खींच दिया, देख पा रहे हैं आप, नई चीजें बनी ना, ये जरा खींच के बताओ आगे हमने ड्रैग शर्ट हटा के चमड़ी को और अच्छे से बताऊं, चमड़ी पेट की चमड़ी दिखेगा ना, ड्रैग हुआ है, खिंचाव दिखेगा ना, आगे समझो ड्रैग का मतलब खिंचा, राइट। तो क्या पहचान है, हैंगिंग वॉल में ड्रैग हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो कर्व किधर बनेगा, कौन के ऊपर की तरफ बनेगा, तो वो हैंगिंग वॉल होगी। तो अभी हम ब्लैक बोर्ड बना देते हैं, ये हैंगिंग वॉल फुटबॉल है, तो हम ड्रैग के आधार पर पहचान सकते हैं कौन सा हैंगिंग वॉल है, कौन सा फुटबॉल है, उसके तरफ स्थापन हुआ है ड्रैग के आधार पर। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गए, और छठा और भी देखो, मतलब फिजियोग्राफिक क्राइटेरिया जो हो सकते हैं, सतह पर फिजियोग्राफिक क्राइटेरिया, तो ये आप समझो, मैं एमएससी में समझाऊंगा। फिजियोग्राफिक मतलब एक तरफ पर्वत है, एक तरफ मैदान है, तो पर्वत और मैदान के जहाँ मिलेंगे वहाँ एक लाइन बनेगी ना, ये तो संभव है कि ये जो हिस्सा है, जो लो वाला हिस्सा है, ये नीचे चला गया और ये वही रहा है, हाँ ना, तो ये सतह पर दिखेगा। फिजियोग्राफी में ना ग्राउंड सरफेस पर एक तरफ उठा हुआ एरिया है और फिर सडन ढलान वाला ये मैदानी क्षेत्र आ गया, तो संभव होता है ये जो है ये नीचे दस्तक गया है और दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो फॉल्ट प्लेन है। ऐसे क्राइटेरिया को हम कहते हैं फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफिक मतलब भू आकृति सरफेस में जो दिखती है, क्लियर। तो ये पर्याप्त हो गया, खत्म हो गया, इतना ही है कौन कौन से क्राइटेरिया है।